हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सीयूटी हिंदी मीडियम पर। तो इकोनॉमिक्स का आज आपका पेपर रहा। कुछ लोगों ने जल्दीबाजी में, कुछ लोगों ने इधर उधर करके बहुत सारी चीज़ें, आंसर शीट तो आई होगी, बहुत जगह आप लोगों ने देखा भी होगा। पर आप लोगों की लगातार मांग थी सर आप भी आंसर शीट अपना रिलीज करिए, तो मैं जरूर आंसर शीट आप लोगों को फटाफट से एक बार क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन के क्या आंसर होंगे। इसके अलावा देखो 50 क्वेश्चन थे, 10 तो सीधे सीधे आपके पैराग्राफ से थे, तो वो तो आप इजिली कर ही लेंगे, बिल्कुल सीधे क्वेश्चन वहां से थे। फटाफट जो 40 क्वेश्चन बाकी के थे उनके मैं जरूर आपको कुछ आंसर्स बता दूंगा। थोड़ा सा ये हेजी क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया था, लेकिन आई होप कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पूछा कि भाई कौन सा बाजार जहां आर्थिक एजेंट, तो बाजार अर्थव्यवस्था इसको कहा जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था में एक आर्थिक एजेंट स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम चलें, इसके अलावा कि कौन सा कथन सही है इसमें, तो सीमांत उपयोगिता वस्तु की अतिरिक्त इकाई की खपत के कारण दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को काटते हो नहीं सकता। बी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा, तो इसमें जहां बी नहीं है, ए, सी और ई, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर आगे हम लोग चलेंगे, थर्ड क्वेश्चन पर आएंगे, संतुलन, अधिक पूर्ति, निम्नतर वस्तु मूल्य सीमा, ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन में आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये फटाफट से आप आंसर अपना मैच करते हुए चलिएगा। इसके अलावा अगर हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, हाँ, इसके अलावा हम चलें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों, तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि जब मांग वक्र की लोच मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर एक होती है, हर बिंदु पर अगर एक मांग की लोच होगी तो वो निश्चित तौर पर आयताकार अतिपरवलय, जिसको हाइपरबोला कहते हैं, वो हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू ग्रेटर देन m, इक्वल टू लेस देन m। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर ये बजट की सीमा, बजट कंस्ट्रेंट इंग्लिश में कहते हैं इसको, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे कौन सा क्वेश्चन सही है गलत है, तो एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। जेएम किन्स आय, उत्पादन और रोजगार का सिद्धांत दिया। 4 में ये कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और शुद्ध निर्यात, मूल्य का भंडार मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, ये नहीं होता है। तो अगर आप डी को कट करें तो इसके अलावा जो है ए, बी, सी इसमें आपको जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वो कथन सत्य हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर इसमें आपको कालक्रम सजाना है, तो कालक्रम के हिसाब से जब आप इसको सजाओगे तो पहला स्टेटमेंट 7 नंबर में सही हो जाएगा, जहां पर कीन्स द्वारा जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, है ना, 1936 में वो किताब आई थी। इस तरह से अगर सारे कालक्रम को सजाओगे तो आ जाएगा। अब देखो, यदि कोई सरकार नहीं है और विदेशी व्यापार नहीं है, तो इस हिसाब से अगर आप इसको देखोगे तो इसमें G इक्वल टू T इक्वल टू M इक्वल टू X इक्वल टू 0, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। इसके अलावा अगर हम आगे चले और क्वेश्चंस को देखें, एक मिनट बेटा, हाँ, तो और क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर आगे 9 नंबर पे चलोगी कि भाई मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य $1100 है और वास्तविक सकल, तो आपको पता ही है कि मौद्रिक अपान वास्तविक कर देते हैं, तो सीधे सीधे यहाँ पर ये सारा प्रैक्टिस मैंने कराया था आपको, 1.1 आ जाएगा। बहुत ही खुशी की बात है कि जो चीजें भी हम लोगों ने करी थी वो सारी हूबहू, और आप लोगों के लगातार मैसेजेस भी आ रहे हैं, आपका भी एग्जाम अच्छा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हूबहू वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप 10 नंबर में आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर केवल बी, डी, ई और ई। स्टॉक को एक समय, स्टॉक और प्रवाह पर बहुत ही आसान सवाल है, तो कोई इसमें परेशानी नहीं है, 3 नंबर सही हो जाएगा। 11 नंबर पर अगर हम आए, अंतिम वस्तु की आपूर्ति थोड़े समय के लिए स्थिर मूल्य को पूर्ण रूप से लोचदार माना जाता है, तो ये यहाँ पर सीधे सीधे इसको हम लोग इफेक्टिव डिमांड या प्रभावी मांग जिसको कहा जाता है, वो हम लोग इसको लेकर चलते हैं। प्रभावी मांग इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो लिखा है कि मौद्रिक नॉमिनल ब्याज दर की बात की गई है, तो यहाँ पर वास्तविक ब्याज दर प्लस मुद्रास्फीति दर यहाँ पर हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर पर अगर हम लोग आए तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि एमपीएस को अगर 0.4 से बढ़ाकर 0.5 कर दिया जाए, 1/1 माइनस एमपीसी होता है, यानी 1/एमपीएस होता है, 1/एमपीएस यानी 1/0.4 करके देख लो और 1/0.5 करके देख लो, जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, गुणक का आकार धीरे से कम हो जाएगा, तो 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें हाँ, इसके अलावा अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन देखें कि मितव्ययिता का विरोधाभास वाला अगर आप क्वेश्चन अगर देखेंगे तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यदि अर्थव्यवस्था के सभी लोग आय में बचत के अनुपात में वृद्धि करते हैं, तो ये वाला जो चौथा स्टेटमेंट था ये इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। जो वास्तव में हुआ होता है, जाहिर सी बात है, जो वास्तव में हुआ तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जो वास्तव में होता है यथार्थ कहलाता है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में निवेश गुणक का मूल्य 5 है, यहाँ के की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है, और बढ़ी हुई आय 800 करोड़, यानी डेल्टा वाई जो है वो 800 है ना, तो यहाँ पर के तो सीधे सीधे यहाँ पर पूछा हुआ है कि अर्थव्यवस्था में निवेश में परिवर्तन क्या होगा, तो आपको पता ही है 5 इज इक्वल टू 800 अपॉन एक्स, मान लीजिए एक्स इधर आ गया, 800 अपॉन 5 कर दीजिए, 16/85 160 हो जाएगा, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं थी, ठीक है। कौन सा, अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा ऑप्शन इसमें सत्य है, तो केवल ए, डी और ई, यहाँ पर ए, डी और ई 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 18 नंबर पे आते हैं,
चलिए 18 नंबर पे आते हैं। इसमें है कि भैया देखो यहाँ पर बैंक दर, सीमांत स्थायी सुविधा, रेपो दर। तो बैंक दर जो है लंबे अवधि का होता है, रिवर्स रेपो रेट जब आरबीआई खुद आपको ब्याज देने लगे। तो इसमें 18 नंबर अगर क्वेश्चन हम लोग करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा केंद्रीय बैंक का कार्य कौन सा नहीं है, तो जमा स्वीकार करना और लोगों को ऋण देना काम नहीं है, तो ये हो जाएगा। 20 नंबर 112 का अनुच्छेद केंद्रीय बजट से जुड़ा हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वो तो जो देयता पैदा करे, यानी कि जो लाइबिलिटी दे, कोई आपको देयता पैदा करे और संपत्ति को कम करे, ये पूंजीगत प्राप्ति है, सुबह ही कराया था, है ना, कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं इसको। इसके अलावा अगर आप देखो कि इसका अगर सही कालक्रम आप सजाओगे तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आ जाएगा बेटो, यहाँ पर आपका आंसर 2 आ जाएगा, DBAC इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्मिथसोनियन समझौता, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक ये सब स्थापना हुई थी, तो यहाँ से रिलेटेड ये सवाल आपको देखने को मिल जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इसके अलावा अब यहाँ पर आते हैं। चलिए एक सवाल इसमें है कि लचीली विनिमय दर के तहत विदेशी मुद्रा के संबंध में घरेलू मुद्रा क्या होगी। अगर विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ेगी, विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी, तो घरेलू मुद्रा की क्या होगी। अगर लचीली विनिमय दर के तहत जब विदेशी मुद्रा के संदर्भ में, अच्छा, घरेलू मुद्रा की कीमत बढ़ती है तो घरेलू मुद्रा की मूल्य वृद्धि हो जाएगी, एप्रिसिएशन जिसको कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो 24 नंबर की अगर हम बात करें तो 24 नंबर में क्या जवाब हो जाएगा बेटो, 4 जवाब हो जाएगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, प्रतिबंधित तृतीय विनिमय दर प्रणाली, ये सारी चीज अगर आप करोगे तो 4 नंबर इसमें ऑप्शन हो जाएगा। कार्यबल के हताहत होने से क्या होता है, कार्यबल के भेद्यता में वृद्धि, यानी जो वल्नरेबिलिटी होती है उसके साथ गलत व्यवहार के ज्यादा चांसेस बन जाते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें अगर आप आरोही क्रम में सजाएं, ठीक है, यानी कि घटते से बढ़ते हुए क्रम में, तो नाबार्ड की स्थापना 1982, FRBM जो अधिनियम आया था वो 2003 में आया था, त्रिस्तरीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66, और RBI की राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। उस हिसाब से अगर आप इसमें देखना चाहें तो सबसे पहले RBI की स्थापना हुई थी, यानी डी वाला जो ऑप्शन है, डी के बाद, उसके बाद अगर आप देखोगे तो डी के बाद सी किसमें ऑप्शन है, 4 नंबर इसमें सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, यहां पर आते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखो 27 नंबर पे संसाधन निष्कर्षण, ये वहन क्षमता से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार ने 2009 में जो राइट टू एजुकेशन दिया था, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया था, और इसमें आर्टिकल 21A संविधान में जोड़ा था। बिजली उत्पादन में अगर आप देखोगे तो डी नंबर हो जाएगा, इसमें सबसे ज्यादा है थर्मल, उसके बाद है हाइड्रो, तब नवीकरणीय, लास्ट में परमाणु ऊर्जा है, तो ये डी नंबर 29 नंबर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप 30 नंबर आंसर देखोगे तो 30 नंबर आंसर में आपको क्या दिखाई पड़ेगा प्यारे बच्चों, हाँ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। अच्छा, इसको देखते हैं, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का क्या होगा, 1958 सही जवाब हो जाएगा, ये चाइना का था। ठीक है, चाइना का था। इसके अलावा प्यारे बच्चों हम देखते हैं इसको, हाँ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 था जो चाइना में किया गया था। अब यहाँ पे देखो ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या था बेटा, ये देश को बड़े पैमाने पर कृषि का जो बचा हुआ अवशेष है वो कहाँ लगाना, उद्योग में लगाना। माओ जेडांग जो था ये सर्वहारा संस्कृति का आरंभ था। इसके अलावा ब्रटन लैंड आयोग से क्या हुआ था बेटा, सतत विकास को बेहतर जीवन बनाने के, हमारा साझा भविष्य, आने वाली पीढ़ी की रक्षा करना। तो इस हिसाब से अगर हम इसमें देखेंगे, इस हिसाब से अगर आंसर करने की लगाने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके पहले हम लोग 30 वाला हमने छोड़ा था ना, वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं यार, वो हम लोगों ने, अच्छा पहले ये पेज खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद अगर हम 33 नंबर पर आए, हरित क्रांति का दूसरा चरण 1970 से 80 का दशक माना जाता है। 1980 के दशक के दौरान पाकिस्तान में विनिर्मित वस्तुओं का जो सतत निर्यात रहा है, जब बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि होगी तो फिर उससे क्या होगा बेटा, उससे फिर आपका माल सूची का अनियोजित अपसंचय होगा। ठीक है, त्योहारों के समय पर क्या होता है बेटा, त्योहारों के समय पर मुद्रा जमा अनुपात की अगर हम बात करें तो उसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा ये पिछले वाले जरा कॉलम पे हम चल लें, जो एक क्वेश्चन मैंने आपका छोड़ दिया था। हाँ, ये 30 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिया था क्या, 30 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर बेटा, इसका आंसर हो जाएगा, अगर हम सही क्रम में व्यवस्थित करें तो DCBA, ये इसका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, इसके अलावा ये हमने क्वेश्चन कर लिया। हाँ, इस क्वेश्चन पे आते हैं जरा। अब इस क्वेश्चन में अगर हम आप आ जाओगे तो क्या दिखाई देगा आपको, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यूरोपीय मुद्रा संघ। अभी देखो ये थोड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है। देखो इसमें एक ऑप्शन 2002 दिया है। देखो 2002 में क्या था कि यूरोपीय मुद्रा को लॉन्च करना, या उसके नोट को लॉन्च करना, मुद्रा को लागू करना, या मुद्रा यूरोपीय संघ की मुद्रा को इस्तेमाल करना, स्टार्ट करना, ये सब चीजें थी। लेकिन जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा यूरोपीय मुद्रा संघ, ये 1992 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, कई जगह ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में फर्में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती हैं,
है ना। यहाँ पर क्या होगा, इसमें एक्स एंटी सेविंग वास्तव में कितना बनाना है और एक्स पोस्ट हम कितना बचत कर पाए, तो इसमें ए और सी सही था, बाकी तो उसमें कोई इशू नहीं था। इसके अलावा अगर हम 40 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे तो देखो, वार्षिक वित्तीय विवरण किसको कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण मुख्य बजट का दस्तावेज होता है। पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं? पूंजीगत प्राप्तियां वो होती हैं जो कोई लायबिलिटी बनाए और संपत्ति को कम करे। पूंजीगत भुगतान क्या होता है? जाहिर सी बात है, वित्तीय परिसंपत्ति बनाए और देनदारी को कम करे, और निर्यात अगर ज्यादा है तो व्यापार शेष हो जाएगा। तो अगर इसका आंसर आप लगाना चाहेंगे तो 2 नंबर इसमें सही हो जाएगा। बाकी तो सीधे सीधे गद्यांश से क्वेश्चन था, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। तो बच्चों, आई थिंक कि ये आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर कोई भी इशू आए तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर, हम इस तरह के और नए नए सेशंस लेकर आते रहेंगे। जो हमारे नए बच्चे अब इस साल आ रहे हैं वो भी जरूर तैयारी से जुड़ें CUET हिंदी मीडियम पर। और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।